हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। यूनिट 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 के अंदर प्लांट डिजीजेस क्या है आपके सिलेबस में? प्लांट डिजीजेस के अंदर हम आज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, कौन सी डिजीज पढ़ेंगे? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफेरी फैमिली में होने वाली जो डिजीज़ है वाइट रस्ट डिजीज़, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रूसीफेरी फैमिली में आपको मालूम है सरसों, मस्टर्ड, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? सरसों है, मूली है, इस तरह के जिनके की पत्तियां जो होती हैं वीणा के आकार की होती हैं। इस तरह से वीणाकार पत्तियां होती हैं जिनकी, ये प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। वाइट रस्ट मतलब सफ़ेद, वाइट। चौक का चूर्ण हो या आटे का सफ़ेद जो पाउडर होता है या चौक का जो पाउडर होता है, उस तरह के पाउडर जैसे इसके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं इस फंगस, इस डिजीज़ के अंदर जो बनते हैं? आटे के या चौक के चूरे के समान, चूर्ण के समान वाइट कलर के। इसलिए इसको वाइट रस्ट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्रूसीफेरी फैमिली में पाई जाती है और ये जो है सफ़ेद रंग के आटे के या चौक के चूर्ण के समान दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमने जाना कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इसको क्यों कहा जाता है, इस बीमारी को। उसके बाद में हम देखेंगे कि डिज़ीज़ जो है, कोई भी डिज़ीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो हम समझ गए। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट चीज़ कि ये डिज़ीज़ किसके द्वारा होती है। जिसके द्वारा ये डिज़ीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? कोजल ऑर्गेनिज्म। जिस पैथोजन से ये डिज़ीज़ होती है उसके बारे में हम जानते हैं, उसको कहते हैं कोजल ऑर्गेनिज्म। तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स जो है ये एल्ब्यूगो के द्वारा होती है। एक फंगस है जिसको कि क्या कहते हैं हम? एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो जो है ये इसका मुख्य कारण है जिसके द्वारा ये डिज़ीज़ जो है वो होती है। और फिर हम जब पता चल गया हमें कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इस कॉजल ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक पोजीशन हमको पता होनी चाहिए कि ये जो है किस वर्गीकरण के अंतर्गत हमको इसका अध्ययन करना है, या इसके मुख्य वर्गीकृत इसको किस तरह से, किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो चूंकि ये एक फंजाई है तो इसको हम यूमाइकोटा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका जो किंगडम हो गया या डिवीज़न जो हो गया वो है यूमाइकोटा के अंदर सारी फंजाई के मेंबर्स आते हैं और जो कि ट्रू फंजाई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो क्या हो गया इसका डिवीज़न। इसके बाद इसका सब डिवीज़न पढ़ेंगे, वो क्या होता है? यूमाइकोटा के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है, इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये लक्षण हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो है सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटीना के अंदर इसको रखा गया है। मैस्टिगोमाइकोटीना मतलब क्या होता है इसका? कि इसके अंदर मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, मोटाइल जो कि मूवमेंट कर सकते हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होता है, मतलब जू स्पोर्स या चल बीजाणु जिसको कि आप कहते हो, चल बीजाणु इनके अंदर बनते हैं। तो ये चल बीजाणु इनके अंदर जो बनते हैं ये जू स्पोर्स कहलाते हैं, मोटाइल स्पोर्स कहलाते हैं। इसी कारण इसे सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटीना के अंदर रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है। क्लास, तो ये क्लास जो है इसकी ऊमाइसीटीज़ के अंदर इसको रखा गया है। ये क्लास ऊमाइसीटीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऊ स्पोर बनता है। क्या बनता है?
टू एन स्ट्रक्चर जाइगोट जो बनता है ये कैसा बनता है, ओ स्पोर, इसका क्या नाम है, ओ स्पोर होता है। थिक वॉल्ड ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको ओमाइसिटीज की खासियत होती है ये, इस कारण इसको ओमाइसिटीज के अंदर रखते हैं। एल्ब्यूगो की भी जब हम लाइफ साइकिल या डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जू स्पोर्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओ स्पोर बनता है, और जो कि जर्मिनेट होकर फिर नया माइसीलियम बनाता है, और ये जू स्पोर्स जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे वो है ऑर्डर। इसको कौन से ऑर्डर में रखते हैं, इसको पर्नोस्पोरेल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। पर्नोस्पोरेल्स के अंदर जो है कोनिडिया और कोनिडियोफोर, कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये पर्नोस्पोरेल्स का कैरेक्टर है। और फिर इसके बाद में ये कोनिडियोफोर जो है वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग फैमिलीज़ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ है फैमिली। फैमिली जो है इसकी है एल्ब्यूजिनेसी। एल्ब्यूगो कौन सी फैमिली में पढ़ेंगे, एल्ब्यूजिनेसी। एल्ब्यूजिनेसी फैमिली है इसकी, मतलब कि इसके अंदर जो है अनब्रांच्ड क्या पाया जाएगा, कोनिडियोफोर। इसके बाद में इसका जीनस हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने जाएंगे आगे चलेंगे। तो एल्ब्यूगो के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, इसको सिस्टोपस भी नाम दिया गया है, और सिस्टोपस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एल्ब्यूगो का दूसरा नाम क्या है। तो ये तो हमने पढ़ी कि एल्ब्यूगो की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इसको क्यों कहा जाता है, इस बीमारी को जिसको कि हम आज पढ़ रहे हैं। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म एल्ब्यूगो है, इसलिए हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ी है। कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब रोग कारक, क्या कहते हैं इसको, रोग कारक, जिसके कारण रोग होता है उसको कहते हैं रोग कारक। तो ये इसका एल्ब्यूगो कोजल ऑर्गेनिज्म। एल्ब्यूगो जो है वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है, आवास, हैबिटेट या आवास। तो एल्ब्यूगो जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये अब हम पढ़ेंगे। तो एल्ब्यूगो जो है वो ओब्लिगेट, क्या कहलाता है ये, ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट कहलाता है ये। तो ये कैसा है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। परजीवी भी कैसा है, एंडोपैरासाइट, किसी लिविंग थिंग्स के अंदर रहता है। ओब्लिगेट मतलब पूर्ण परजीवी है। अगर ये जो है इसको होस्ट नहीं मिलेगा तो ये जीवित नहीं रह पाएगा या अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा। ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट। तो ये जहाँ पर भी क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स उगाए जाते हैं वहाँ पर सब जगह एल्ब्यूगो की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो एक स्पीशीज़ एल्ब्यूगो की महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है एल्ब्यूगो कैंडिडा। कैंडिडा जो है ये क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर बेसिकली किस पर अटैक करता है, क्रूसीफेरी पर, क्रूसीफेरी फैमिली के ऊपर ये स्पीशीज़ जो है अपना इम्पैक्ट डालती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पीशीज़ है। ये नाम आपको याद करना है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। और ये जो है इकोनॉमिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रूसीफेरी कुल के पौधे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सरसों, मूली, गोभी इत्यादि को संक्रमित करती है और वाइट रस्ट डिजीज़ करती है, और ये बहुत सारी जो है फसल को बर्बाद कर देती है, जिसके कारण आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए ये जो डिजीज़ है इसका आर्थिक महत्व होने के कारण इसको हम स्टडी करते हैं। अब हम जो है इस फंगस की जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि इसका कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या जानेंगे अब हम इसकी कायिक संरचना के बारे में। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है ये, क्योंकि
मेस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है। मेस्टिगोमाइकोटिना का एक कैरेक्टर मैं बताना भूल गई आपको। मेस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है इसका फिलामेंट। फंगस जो होती है वो तंतुओं के रूप में पाई जाती है, तंतु हाइफी कहलाते हैं। बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जाल बनाते हैं जिनको कि माइसीलियम कहा जाता है। तो ये क्या है? फंगस के फिलामेंट्स होते हैं, तंतु हाइफी कहलाते हैं। और बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। हाइफी नॉन सेप्टेड, किसी भी प्रकार के पट उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो नॉन सेप्टेड सीनोसाइटिक समकोशिकीय, सीनोसाइटिक समकोशिकीय संरचना इसके हाइफी की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसके हाइफी की हमको दिखाई देती है। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुकेंद्र के, क्योंकि ये नॉन सेप्टेड है तो बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुकेंद्रकीय। क्या मतलब मल्टी न्यूक्लियस का? बहुकेंद्रकीय संरचना इनकी होती है, बहुत सारे केंद्रक इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हमने पढ़ा कि ये जो होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये होस्ट है, होस्ट की कोशिकाएं हैं, ये मतलब सरसों की पत्ती है और ये उसकी कोशिकाएं हैं। तो इसका ये माइसीलियम इसके अंदर जब जाएगा तो ये जो इसके इन बिटवीन स्पेस है, ये इनके यहाँ पर इन बिटवीन स्पेसेस में रहता है, ना कि कोशिकाओं के अंदर जाता है। तो जब ये इन बिटवीन स्पेसेस में रह पाया जाता है और इसके अंदर नहीं जाता, तो ये होस्ट से न्यूट्रिशन कैसे अब्सॉर्ब करेगा? क्योंकि ये होस्ट में कोई भी पैरासाइट रहता है तो उसको भोजन चाहिए होता है उससे। तो भोजन प्राप्त करने के लिए इसमें होस्टोरिया, ये देख रहे हैं आप संरचनाएं, होस्टोरिया बन जाते हैं। चूषकांग, क्या कहते हैं इनको? चूषकांग पाए जाते हैं जो कि होस्ट की कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये ब्लू कलर के, ये चूषकांग है जो कि भोजन को चूसने का काम करते हैं। होस्टोरिया या चूषकांग ये कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन को भेदकर उनके अंदर चले जाते हैं, जबकि इनके फिलामेंट्स बीच में रह रहे हैं, कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर उपस्थित है। केवल चूषकांग कोशिकाओं के अंदर जा रहा है और भोजन को चूसकर इस फिलामेंट को प्रोवाइड करा रहा है। फिर ये चूषकांग जो इसके अंदर चले गए, इसके अंदर से भोजन को ये देंगे इसको, फिर ये वृद्धि करेगा और फिर इसके बाद में जो है इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगी। तो ये जब कायिक संरचना जो है इसकी फुली डेवलप हो जाएगी और पर्याप्त मात्रा में भोजन जो है होस्टोरिया के माध्यम से इन कोशिकाओं से, होस्ट की कोशिकाओं से ये प्राप्त कर लेगी, तब फिर इसके अंदर जनन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें स्टार्ट होगा। इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीफ पत्ती पर पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इसके फ्लावर में या रिप्रोडक्टिव भाग पर पाया जाता है। तो ये फंगस जो है प्लांट के वेजिटेटिव भाग पर भी संक्रमण करती है, प्लांट के रिप्रोडक्टिव भाग पर भी संक्रमण करती है, लीफ पर भी कर रही है, फ्लावर पर भी कर रही है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होल प्लांट जो है वो इससे इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। होल प्लांट गॉट इन्फेक्शन, तो पूरे प्लांट के ऊपर ही इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं। सिस्टेमिक, जब पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, देन इट इज़ नोन एज सिस्टेमिक इन्फेक्शन।
अगर केवल वेजिटेटिव भाग पर इन्फेक्शन होता है दैट इज़ नोन एज लोकल इन्फेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इसकी कायिक संरचना, इसका जो है हैबिटेट और इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका रिप्रोडक्शन और एल्ब्यूगो की डिजीज़ साइकिल और सिम्टम्स क्या क्रिएट करता है ये होस्ट के ऊपर, उनको हम पढ़ेंगे। तो इसका डिजीज़ साइकिल कहलाता है, लाइफ साइकिल क्या कहलाता है, डिजीज़ साइकिल कहलाता है। तो इसके सिम्टम्स हम पढ़ेंगे कि क्या सिम्टम्स ये क्रिएट करता है सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में होस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये होस्ट के ऊपर डिजीज़ साइकिल या लाइफ साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट करता है, डिजीज़ साइकिल, और यहाँ ईटियोलॉजी भी इसको कहा जाता है, ईटियोलॉजी। तो इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है कंट्रोल, कैसे करते हैं कंट्रोल मेजर्स। तो किसी भी डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिस्टमेटिक पोजीशन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, देन सिम्टम्स, फिर डिजीज़ साइकिल और ईटियोलॉजी, देन कंट्रोल मेजर्स इन लास्ट, इन हेडिंग्स को कवर करते हुए किसी भी डिजीज़ को हम पढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सिम्टम्स, डिजीज़ साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स।